प्रथम वर्ष सामान्य हिंदी के अंतर्गत पूर्व में मैंने संक्षेपण से संबंधित एक अध्याय से संबंधित व्याख्यान आयोजित किया, जिसमें मैंने आपको संक्षेपण की विशेषता, संक्षिप्तीकरण से क्या तात्पर्य और मनुष्य के जीवन में संक्षिप्तीकरण का क्या महत्व है, संक्षिप्तीकरण करना क्यों आवश्यक है, इन सब के बारे में मैंने विस्तृत रूप से आपको अध्ययन करवाया था। संक्षेप में मैं यही कह सकता हूँ कि पूरे व्याख्यान से मेरा तात्पर्य था कि मनुष्य की जो जीवन शैली होती है, वह जीवन शैली में मनुष्य सदैव कम से कम समय में कोई काम अधिक से अधिक करना चाहता है, और इसी कारण से संक्षेपण की आवश्यकता न केवल साहित्य में वरन जीवन में भी बहुत उपयोगी होती है। क्योंकि किसी भी तथ्य, चीज़ या कार्य को लघु रूप देना मनुष्य का एक स्वभाव होता है। चाहे वह कार्य हो, पढ़ना हो, समझना हो, कोई भी तथ्य हो, साध्य और श्रमप्रद जो कार्य है वह कम से कम समय में, परिश्रम में मनुष्य अधिक से अधिक लाभ लेना चाहता है, और इसी कारण संक्षेपण का मनुष्य के जीवन में बहुत महत्व होता है। संक्षेपण से संबंधित मैंने आपको बताया था कि कोई भी जो तथ्य विस्तृत लंबा चौड़ा होता है उसका आधे से भी कम कर देना संक्षिप्तकरण कहलाता है। साहित्य में यदि हम देखें तो जो भी आपके परीक्षा में जो संक्षेपण के अनेक अवतरण आते हैं, उन अवतरण से संबंधित आपको उसका 1/3 अंश सभी महत्वपूर्ण बातों को समेटते हुए करना पड़ता है। तो मैं आज अभ्यास के रूप में आपको 2-3 उदाहरण मैं आपको संक्षेपण के करवाऊंगा। पहले मैं अवतरण आपके सामने रख रहा हूं, फिर मैं उसका संक्षेपण करूंगा। किस रूप में कैसे संक्षेपण सटीक होगा उसको आप समझें। पहले अवतरण को आप पढ़ें। मनुष्य को सुख कैसे मिलेगा? बड़े बड़े नेता कहते हैं और मशीन बैठाओ और उत्पादन बढ़ाओ, और मशीन बढ़ाओ और उत्पादन बढ़ाओ और धन की वृद्धि करो। एक बूढ़ा था, उसने कहा बाहर नहीं भीतर की ओर देखो, हिंसा को दिल से दूर करो, मिथ्या को हटाओ, क्रोध और द्वेष को दूर करो, लोक के लिए कष्ट सहो, आराम की बात मत सोचो, आत्म पोषण की बात सोचो, काम करने की बात सोचो। उसने कहा कि प्रेम ही बड़ी चीज है, क्योंकि यह हमारे भीतर है और उच्छृंखलता पशु की प्रवृत्ति है। स्व का बंधन मनुष्य का स्वभाव है। बूढ़े की बात अच्छी लगी या नहीं पता नहीं, उसे गोली मार दी गई। आदमी के नाखून बढ़ने की प्रवृत्ति ही हावी रही। मैं हैरान होकर सोचता हूँ कि बूढ़े ने कितनी गहराई में बैठकर मनुष्य के वास्तविक चरितार्थ का पता लगाया था। यहाँ कोई भी जो अवतरण है किसी भी कवि के, लेखक के निबंध, कहानी से संबंधित भी आ सकता है। मैं केवल एक आपको जानकारी आपको प्रदान कर रहा हूँ। यह हो सकता है कि हर व्यक्ति उससे परिचित हो, ये जरूरी नहीं है, किंतु एक सामान्य धारणा यह है कि जो भी अवतरण आपके सामने है, यदि आप उस अवतरण से संबंधित किसी निबंध या कहानी को जानते हैं तो आप उसका उल्लेख भी कर सकते हैं। यह जो अवतरण है यह हजारी प्रसाद द्विवेदी के एक निबंध है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, उससे संबंधित है। इसका यहाँ कोई विशेष संबंध नहीं है कि हम इसका उल्लेख करें, केवल मैं एक जानकारी आपको इस चीज़ की प्रदान कर रहा हूँ। आप चाहे तो उसका एक लाइन के रूप, 1-2 शब्दों के रूप में उसका प्रयोग भी कर सकते हैं। अब प्रश्न यह है कि इसका संक्षेपण हम किस तरह करें। तो सबसे पहले तो हम इस तथ्य को समझने का प्रयास करें कि लेखक इसमें अवतरण में कहना क्या चाहता है। इस अवतरण में जो मूल बात है, एक तो कि नेताओं की क्या धारणा है, मान्यता है, वो विकास को किस रूप में देखते हैं। पहले आप इस तरह से पॉइंट बनाओगे। नंबर 2, उसके पश्चात बूढ़े व्यक्ति के द्वारा किस तथ्यों पर मनुष्य के जीवन में किन किन तथ्यों या प्रवृत्तियों पर वह बल देने के लिए कहता है और किन चीज़ों को वो छोड़ने के लिए कहता है। दूसरा, क्या क्या चीज़ें मनुष्य के जीवन के लिए आवश्यक है, और बूढ़े व्यक्ति के द्वारा जो मनुष्य की मनुष्यता है उस पर किस रूप में अपने विचार प्रकट किए हैं, उस पर आप विशेष ध्यान में दोगे। यानी एक मोटे तौर पर आप दिमाग में ये देखें कि इस अवतरण को पढ़ने के बाद हमारे दिमाग में ये 3-4 तत्व उपस्थित हुए। तो इस अवतरण में मनुष्य के जीवन में जो एक कह सकते हैं कि वास्तविक जो सुख है, जो उसका हृदय अंतस्थ जो है वह बहुत अधिक
प्रसन्न होए और जीवन का जो उसके जीवन का जो प्रसार है, मनुष्य के जीवन का प्रसार, वह उसके हृदय के भावों को, उसके सच्चे सुख को पहचान सकें, इसको यहाँ बताने का प्रयास किया है। ये एक आप इसको बिंदुओं के रूप में आप इस तरह रफ में भी आप उतार सकते हैं, जो जो आपके दिमाग में आया। अब यदि हम इस पूरे अवतरण को यदि 1/3 भाग इसका करें, तो जो मैंने मोटे तौर पर आपको बताया था कि नेताओं की मान्यता, बूढ़े व्यक्ति का चिंतन और मनुष्यता की भावना, इस पर हम इस रूप में इस तरह से विचार व्यक्त कर सकते हैं इस अवतरण का। पहले शीर्षक देखें तो मैंने आपको शुरू में कहा कि मनुष्य की जो मनुष्यता है, उसमें सच्चा सुख किस तथ्य से मिलता है मनुष्य को। तो अवतरण का जो शीर्षक है वह एक सच्चा सुख हम कह सकते हैं, बहुत सटीक होगा। उसके बाद इस अवतरण क्या जो संक्षेपण है वह इस रूप में हो सकता है कि लेखक के अनुसार नेताओं की मान्यता है कि भौतिक विकास से ही सुख वृद्धि संभव है। यह लाइन पहली लाइन होगी हमारी, जिसमें हम सब चीज़ों को यहाँ हटाएंगे कि मशीन बैठाओ, उत्पादन बढ़ाओ। कहने का आशय इन सब तथ्यों का कि उत्पादन बढ़ा मशीन का, यानी मनुष्य भौतिक विकास को चाहता है। नेताओं की मान्यता है भौतिक विकास से सुख वृद्धि संभव है। एक बूढ़े ने मनुष्य की आत्मिक जो प्रवृत्तियां हैं उसके विकास पर बल देते हुए कहा कि हिंसा, क्रोध, द्वेष, आलस्य, इन सबको हमें छोड़ना चाहिए। प्रेम, लोकरंजन और श्रम द्वारा आत्मा की उन्नति आवश्यक है या आत्मोत्थान आवश्यक है। बूढ़े ने मनुष्यता का जो रहस्य प्रकट किया वह समाज को पसंद नहीं आया और उसे गोली मार दी गई। इस तरह मनुष्य की पशुवृत्ति विजयी रही। यह अवतरण इसका यह होगा मेरे दृष्टिकोण में इसका संक्षेपण। मैं दोबारा आपको प्रकट कर दूं कि जो नेताओं की इच्छा है कि मनुष्य का भौतिक विकास से ही मनुष्य की सुख प्राप्त हो सकता है, लेकिन बूढ़े ने मनुष्य की आत्मिक प्रवृत्तियों पर बल दिया और उसने हिंसा, क्रोध और आलस्य को त्यागने के लिए कहा। इस तरह प्रेम, दया, करुणा और लोकरंजन की भावना से उत्पन्न बूढ़े के विचार मनुष्य के आत्मोत्थान के लिए आवश्यक हैं और बूढ़े ने मनुष्यता का जो रहस्य प्रकट किया उससे नेताओं को वह अच्छा न लगा और उसे गोली मार दी गई। मनुष्य की इस तरह पशु प्रवृत्ति पर मनुष्य ने अपनी मनुष्य की जो पशु प्रवृत्ति है वह विजयी रही। अब इस तरह से एक दूसरा उदाहरण मैं आपके सामने प्रकट कर रहा हूँ। किसी देश की उन्नति और अवनति उस देश के साहित्य पर ही अवलेशित है। वह चाहे तो देश को उन्नति की चरम सीमा पर पहुंचा दें और चाहे तो अवनति के गर्त में गिरा दें। कवि रवि की पहुंच से भी अधिक प्रकाश करता है। वह निर्जीव जाति में प्राण प्रतिष्ठा करता है, वही राजनीति की प्रेरणा देता है और राजनीतिज्ञों का पथ प्रदर्शन करता। वही अतीत के गौरव गीत गाता और साथ ही भविष्य की स्वर्णिम कल्पना करता। वहीं सोई हुई जाति को जगाता और उत्साह का संचार करता। अब इस पूरे अवतरण में का जो संक्षेपण किया जाएगा, लगभग जो भी अवतरण आपके प्रश्न पत्र में आएगा वह 100 शब्द 150 शब्द से संबंधित होगा। तो उसका 1/3 जब आप करोगे तो सारे चीज़ें तथ्य उसमें समेटने पड़ेंगे आपको। इसमें जो साहित्य की जो एक प्रमुख विशेषता है कि वह मनुष्य में प्राण प्रतिष्ठा, प्राण फूंकने वाला काम करता है, उसको संबोधित किया गया है। तो साहित्य का देश या मनुष्य साहित्य का देश की उन्नति और अवनति से बहुत कुछ उसे संबंध होता है। यानी देश की जो उन्नति और अवनति हो उसका साहित्य से गहरा संबंध होता है। तो यह शीर्षक जो मेरे दृष्टिकोण में हो जाएगा साहित्य और देश। अब हम देखते हैं कि पूरे अवतरण में जो किसी भी देश का जो उत्थान पतन है वह साहित्य पर निर्भर बताया गया और कवि की पहुंच को रवि से भी अधिक बताया गया और साहित्य मरे हुए लोगों में भी प्राण प्रतिष्ठा कर सकता है। वह राजनीति का पथ प्रदर्शक हो सकता है, अतीत का जानकार और भविष्य का स्वप्न दृष्टा हो सकता है। यह इसका लगभग इस तरह से एक खाका हम तैयार कर सकते हैं। अब यदि इस रूप में देखें तो तीन पंक्तियां जो इसकी होगी, 100 शब्द है लगभग इसके, तो इसमें जो लगभग 30-35 शब्द होंगे उसमें यही आएगा कि देश का उत्थान और पतन साहित्य पर ही निर्भर करता है। जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि।
इस तथ्य के अनुसार साहित्य जो मुर्दा लोग हैं उसमें भी संजीवनी या प्राण प्रतिष्ठा का कार्य कर सकता है। राजनीति का वह पथ प्रदर्शक है और अतीत का वह वैतालिक और भविष्य का वह सदैव स्वप्न दृष्टा होता है जो हमेशा उत्साह का संचार करता है। यह अवतरण का संक्षेपण होगा। जो मैंने बोला है वो लगभग 35 शब्दों में समेट दिया गया है। इस तरह एक और उदाहरण मैं आपके सामने प्रकट कर रहा हूँ। मैं दुनिया के एक छोर से दूसरे छोर तक गया और देखा कि प्रत्येक स्थान पर गुलामी, प्रशंसा और आदर की उत्सव यात्रा के साथ मौजूद है। लोग उसकी बलिवेदी पर नवयुवकों और नवयुवतियों की भेंट चढ़ाते हैं और उसे देवता के नाम से पुकारते हैं। उसके चरणों में सुगंध या शराब चढ़ाते हैं और उसे बादशाह के नाम से पुकारते हैं। उसकी मूर्ति के सामने धूप बत्तियां सुलगाते हैं और उसे अवतार का नाम देते हैं। शीश नवाते हुए उसके सामने गिरते हैं, उसे कानून कहते हैं। उसके लिए लड़ते हैं, दूसरों का वध करते हैं और उसका नाम राष्ट्रीयता रखते हैं। अपने आप को उसकी इच्छा पर छोड़ते हैं और उसे पृथ्वी पर परमात्मा की छाया मानते हैं। उसके विचार और विश्वास के जोश में अपने घरों में आग लगाते हैं तथा इमारतों को गिराते हैं। उसे भाई बंदी और समानता के नाम से स्मरण करते हैं। लेखक ने इस अवतरण में जो मनुष्य का गुलामी का जो जीवन है उसका हमारे सामने विश्लेषण किया है। तो अवतरण का जो शीर्षक होगा वह गुलामी के विविध रूप या हो सकता अच्छा शीर्षक वही होगा। लेखक के अनुसार इस अवतरण में लेखक ने जो कहा है वह कि जो भी मनुष्य अकारण प्रशंसा या आदर जो जगत में हम देखते हैं उसके पीछे कोई न कोई कारण होता है। अंध पूजा, खुशामद या अनुचित कानून। राष्ट्रीयता के नाम पर जो झगड़े हैं, समता और बंधुत्व के नाम पर जो गहरी चोट पहुंचाने की बात है उसका विश्लेषण इस अवतरण में किया गया है। ये मोटे पॉइंट्स हमारे सामने उभर कर आए हैं। अब यदि इसका हम अवतरण करते हैं तो वो इस तरह से होगा कि मैं दुनिया के एक छोर से दूसरे छोर तक गया। तो इसका मतलब है कि मैंने सारे जगत में देखा कि जहाँ अकारण प्रशंसा या आदर हैं, जहाँ अंध पूजा और खुशामद हैं, जहाँ अनुचित कानून भी व्यवस्था से स्वीकार किया जाता है, जहाँ राष्ट्रीयता के नाम पर झगड़े फसाद होते हैं, जहाँ समता और बंधुत्व के नाम पर दूसरों पर अपने विचार थोपे जाते हैं, गुलामी वहीं होती है। उसे ही हम गुलामी कहते हैं। प्रत्यक्ष रूप से चाहे यह सब कुछ हमें दिखाई न दें किंतु यह वास्तव में गुलामी ही है। लेखक के अनुसार किसी भी जो एक समझाना चाहता है लेखक इस अवतरण में, मैंने अवतरण कर दिया। अब जो बात लेखक इसमें समझाना चाहता वह यह कि किसी भी रूप में जो एक मनुष्य की दूसरे मनुष्य के साथ में जो चापलूसी की भावना है वह उसके गुलामी का ही पर्याय है। चाहे वह खुशामद करने के दृष्टिकोण से अंध पूजा में हो, चाहे वह व्यवस्था से हो किसी कानून के, लेकिन वो है सब गुलामी। तो इस पूरे अवतरण में मैंने स्पष्ट कर दिया कि लेखक ने सारे संसार में देखा कि जहाँ भी कोई अकारण प्रशंसा या आदर प्राप्त करता है, चाहे वह अंधविश्वास से हो, खुशामद से हो, अनुचित कानून से हो या राष्ट्रीयता के नाम पर झगड़े फसाद के डर से हो, वह सब गुलामी का ही रूप है।